हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि अभी सभी आप लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द कैपिटलाइजेशन, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन, और जो थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन है, जो कॉस्ट थ्योरी है, जो अर्निंग थ्योरी है, उसको हम स्टडी करेंगे। उसी तरह ही क्या है कि कैपिटलाइजेशन की जो टाइप्स हैं उसको स्टडी करेंगे, फेयर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग द लिंक, जो है मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी, जो है शशि अग्रवाल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे भी मैं इसका लिंक जो है शेयर करूँगी अपने ग्रुप लेट्स क्रैक द नेट, और एजुकेशन पेज पे भी उसका लिंक जो है शेयर करूँगी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन का मतलब देखते हैं। कैपिटलाइजेशन कहाँ से लिया है? कैपिटल से लिया है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर हमने टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर कितना लगाया हुआ है, कितना पैसा हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जब हम अकाउंटिंग की भाषा में बात करते हैं तो कैपिटल का अर्थ होता है नेटवर्थ, नेटवर्थ का अर्थ होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो जो हमारी अकोमुलेटेड वेल्थ है, जिससे हम और फर्दर एडिशनल वेल्थ जो है जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और उसी तरह देखो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर वैल्यू पेड एज शोन इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको भी हम जो है कैपिटल कहते हैं। और कैपिटलाइजेशन जो है इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें टोटल जो फिनांस चाहिए वो कितना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम कैपिटलाइजेशन को ब्रॉडर वे में डिफाइन करते हैं तो हम इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को भी लेते हैं, क्वालिटी को भी लेते हैं। हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें कितना चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटीज चाहिए और उनका प्रोपोर्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ब्रॉडर व्यू के अंदर वी आर फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी or as well as the quality. लेकिन जब हम नैरो वे से लेते हैं तो वी आर ओनली कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव सेंस, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द क्वांटम ऑफ फंड्स, कि कितनी क्वांटिटी के मात्रा के अंदर हमें फंड चाहिए कि जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है। गुथम एंड डगल कहते हैं इट इज द सम ऑफ द पार वैल्यू होती है फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, कि जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो हमारे पास हैं उसकी फेस वैल्यू का टोटल है। Capitalization is the sum total of the long-term security issued by the company and surplus which is not meant for distribution. जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो हमने इशू की हैं उनको अगर हम टोटल कर दें, ठीक है, और जो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट है जो हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विच आर इशूड बाय द कंपनी एंड द सरप्लस दैट इज द रिटेन प्रॉफिट विच इज नॉट गिवन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसका जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर को जाता है इन द डिविडेंड फॉर्म। तो जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर वो प्रॉफिट आता है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर को नहीं करना। एंड गिलबर्ट हैरल्ड रेफर टू कैपिटलाइजेशन एज एनी ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कोई भी जो है कैपिटलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। टोटल पार वैल्यू ऑफ ऑल दी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एट ए गिवन टाइम, कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा हमने जैसे मान लो 10 लाख के शेयर हैं, 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो टोटल 15 लैक्स हो गए पर्टिकुलर टाइम पे। द टोटल पार वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग एट ए गिवन टाइम प्लस द वैल्यूएशन ऑफ ऑल अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, जो हमने सिक्योरिटी इशू की हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है और लॉन्ग टर्म जो ऑब्लिगेशन है उनकी वैल्यूएशन क्या है, उसको टोटल कर दिए तो इट मीन्स कैपिटलाइजेशन। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, that is the amount of capital and the stock. Capitalization जो है that is the sum total of the long term security which are issued by the company and surplus which is not meant for the distribution.
जो मॉडर्न कंसेप्ट है, देखो जो कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म हमने लेना है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म हमने नहीं लेना। जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कहता है शेयर कैपिटल भी आ जाती है, लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाता है, और इसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को भी कंसिडर करना है। जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल को इंक्लूड करता है। Walker and Vaughan, the use of capitalization refer to only long-term debt and capital stock and short-term creditor, but do not constitute the supplier of capital is erroneous। इनका ये मानना है कि हमें कैपिटलाइजेशन के अंदर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को भी लेना चाहिए। वो कहते हैं कि रियलिटी के अंदर जो टोटल कैपिटल है दैट इज गिवन बाय द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, तो ये अनफेयर होगा कि अगर हम उनको शॉर्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करते। और उसी तरह क्या है कि वाई डू वी रिक्वायर, वाई देयर इज ए नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको हमने प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक्सपेंशन करना है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, उसकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, या हमने एक नए यूनिट को स्टैब्लिश करना है, उसकी इनकॉर्पोरेशन करनी है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हमने परचेज करना है, या हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को जो है रीऑर्गेनाइज करना है, तो वहाँ पे देयर इज नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन। Now we will focus what is the difference between the capital and the capitalization. These are two different terms. Though capitalization has been derived from the capital, but capital and capitalization के अंदर मतभेद है, मतलब डिफरेंस है। कैपिटलाइजेशन जो है वो हमेशा कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में वो नहीं यूज होता है। कैपिटल का अर्थ होता है कि जो बिजनेस के अंदर मनी, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो है टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी है। कैपिटलाइजेशन रेफर टू द पार वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पार वैल्यू मींस फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम जो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या कोई रिजर्व है जो रखा हुआ है, उसको हम कंसिडर करते हैं। और कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अर्थ होता है पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड बाय द कंपनी, बट इसके अंदर हम बॉन्ड्स और डिबेंचर जो होती हैं, बोरिंग जो होती है, उसको इंक्लूड नहीं करते। थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है कॉस्ट थ्योरी है और एक जो है अर्निंग थ्योरी है। देखो कॉस्ट थ्योरी कहती है कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है तो हमें फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट को देखो कितना टोटल उसकी कॉस्ट क्या है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और उसी तरह जो हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है तो उसकी कॉस्ट क्या है, और जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या है। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होती है उसके लिए ये बहुत ही रेलेवेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमें टोटल फंड्स कितना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है कि बेसिकली इस थ्योरी का ये लिमिटेशन है कि ये अर्निंग जो एस्पेक्ट होता है उसको इग्नोर कर देती है। और उसी तरह जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो है अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखो यहाँ पे जो अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रू वर्थ है वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो कैपिटलाइजेशन है वो डिपेंड करती है अर्निंग कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जैसे मान लो प्रॉफिट 3 लाख है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, फेयर रिटर्न जो है 10% है, तो कैपिटलाइजेशन जो है 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये है 30 लाख। तो यहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन जो है अर्निंग बेस, अगर हमने 3 लाख कमाना है तो वी रिक्वायर दी जो बेसिकली वी रिक्वायर दी कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 लाख। तो ये बेसिकली लॉजिकल भी है क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ फर्म को जो है उसकी अर्निंग कैपेसिटी के साथ सीधा जो है जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है फर्म की एक्सपेक्टेड इनकम और जो नॉर्मल रेट है उसके बेसिस पे हम इसको जो है निकाल सकते हैं। और उसी तरह देखो जो थ्योरी ऑफ अर्निंग थ्योरी ऑफ है इसके अंदर भी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे भी फ्यूचर अर्निंग जो है और कैपिटलाइजेशन रेट को जो है डिटर्मिन करना जो होता है बेसिकली डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन द कॉस्ट थ्योरी। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन? फेयर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द अंडर कैपिटलाइजेशन। फेयर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि ना तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो कंपनी है ना तो वो उसके अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन है और ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन है, वहाँ पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटलाइजेशन है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। देखो ओवर कैपिटलाइजेशन जो है उस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग है
वो जस्टिफाई नहीं करती जो अमाउंट हमने बिजनेस के अंदर लगाया है। अर्निंग कम है लेकिन बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो अर्निंग जो है बेसिकली जस्टिफाई नहीं करती दी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जैसे जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है। एनुअल अर्निंग जैसे 3 लाख है, फेयर रेट ऑफ रिटर्न 15% है, और जब हम उसके हिसाब से क्या है कि देखो अर्निंग थ्योरी के हिसाब से कैपिटलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ज़रूरत है वो 20 लाख की है, बट कैपिटल जो बिजनेस के अंदर है डेट इज़ 40 लाख। अब देखो 40 लाख के पीछे हम 3 लाख अर्न करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है ओनली 7.5% है। तो यहाँ पे अर्निंग जो है, क्योंकि अर्निंग हमारी लेस है, when the earning of the company they do not justify the amount of capital invested in the business। बिजनेस के अंदर पैसा 40 लाख लगा हुआ है और अर्निंग जो है ओनली 3 लाख है, जो कि हमें 7.5% की रिटर्न दे रही है, और 3 लाख को अर्न करने के लिए हमें सिर्फ 20 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अर्निंग ऑफ द कंपनी दी डू नॉट जस्टिफाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड व्हेन अर्निंग आर नॉट लार्ज एनफ टू यील्ड ए फेयर रिटर्न। देखो यहाँ पे क्या है कि 40 लाख इन्वेस्ट किया है बट वहाँ पे हमें फेयर रिटर्न नहीं मिल रही, लेस मिल रही है। A company is overcapitalized when earnings are not large enough to yield a fair return on the amount of stock and bonds that have been issued। कि जो हमने बॉन्ड्स और स्टॉक इशू किया है उसके ऊपर हमें फेयर रिटर्न नहीं मिल रही। When the amount of security outstanding is exceeding the current value of the asset, कि यहाँ पे हमारी जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज है वो करंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट से एक्सीड कर रही है। ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव ए नॉर्मल रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि नॉर्मल रिटर्न जो है डेट इज 15%, और उस हिसाब से हमें 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हम इन्वेस्ट कितना किया हुआ है 40 लाख, तो जो हमें 7.5 पॉइंट की रिटर्न दे रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रहा। ओवर कैपिटलाइजेशन बेसिकली जो है कि जब हम बेसिकली फिक्टिशियस एसेट जैसे गुडविल है उसको हमने हाई प्राइस पे लगा लिया, जितनी उसकी वर्थ थी उस पे नहीं, ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया, या हमने जब इन्फ्लेशन था उस वक्त हमने एसेट को परचेज कर लिया तो उनकी वैल्यू जो है ज़्यादा है बट वो हमें रेवेन्यू इतना नहीं दे रही। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम प्रॉपर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जिसकी वजह से हम एसेट को ज़्यादा वैल्यू पे शो कर रहे हैं। अब देखो ओवर कैपिटलाइजेशन का सिग्नल हमें कहाँ से पता चलेगा, जब रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टेड है बट अर्निंग जस्टिफाई नहीं करती तो रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है दैट विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग, तो वो एक सिग्नल है कि कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन है। अब क्वेश्चन जो है कि ओवर कैपिटलाइजेशन और एक्सेस कैपिटल के अंदर भी डिफरेंस होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन जो है इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्सेस ऑफ कैपिटल है, एक्सेस ऑफ कैपिटल जो है एक रीजन होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, बट ओवर कैपिटलाइजेशन जो है ब्रॉडर है। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर फंड्स की शॉर्टेज हो सकती है। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली जो उसकी कैपिटल है उसको हमने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया और जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो गई है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का जो बेसिकली साइन होता है दैट इज फॉलोइंग द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज, क्या रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल, कई बार जब हम नई कंपनी को सेटअप करते हैं तो प्रमोटर जो है एस्टिमेट ज़्यादा लगा लेते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना पैसा चाहिए होता है उससे ज़्यादा वो रेज कर लेते हैं। और उसी तरह इन्फ्लेशन के पीरियड के अंदर जब हम कंपनी को सेटअप करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होता है। और उसी तरह एसेट जो होती हैं उनको इन्फ्लेशन के द्वारा परचेज करते हैं, जब कीमतें ज़्यादा होती हैं उस वक्त हमारे एसेट जो होते हैं उतने वर्थ नहीं होते, उस वक्त हम परचेज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी प्रॉपर डेप्रिसिएशन नहीं होती, डेप्रिसिएशन हम कम शो करते हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि कई कंपनी जो है जब उनके पास प्रॉफिट होता है तो वो लो हिस्सा रिटेन करती हैं, काफ़ी हिस्सा जो है डिविडेंड के फॉर्म में दे देती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली लिबरल डिविडेंड जो है पे कर दिए जाते हैं और वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसकी प्रॉपर प्रोविज़न नहीं की जाती ताकि हम एसेट को रिप्लेस कर सकें, तो ये भी एक रीज़न होता है। और हाई रेट ऑफ टैक्सेशन की वजह से भी क्या होता है कि मैनेजमेंट के पास जो फंड्स है उसकी शॉर्टेज होती है। और उसी तरह
कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड कम होती है, डिविडेंड जो है काफ़ी लिबरल पे कर दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेसिकली जो है हाई पे किया जाता है, और जिससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब हमने लोन वगैरह लिया है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिया है, और जो बेसिकली जब हमने कंपनी को सेटअप किया है तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन उत्पन्न होती है। और उसी तरह प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है, जिसकी वजह से अर्निंग रिड्यूस हो सकती है, और जो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है उसको हमने अंडर एस्टिमेट किया है, तो जिससे क्या है कि डेफिनेटली वहाँ पे सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन? अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है तो अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस है, तो गुडविल लो होनी शुरू हो जाएगी, मार्केट शेयर रिड्यूस फॉल करने लग जाएंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट वर्दीनेस रिड्यूस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हमें लोन जो है अवेलेबल नहीं होंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और अगर हमें फर्दर इशू चाहिए, फर्दर कैपिटल चाहिए, डैट विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि हमारे मार्केट शेयर जो है डाउन जा रहे हैं। और उसी तरह जो कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, डेप्रिसिएशन की प्रॉपर प्रोविजन नहीं की हुई, क्योंकि जब हमारी एसेट जो है डिटीरियोरेट होती है तो हमें रिप्लेस करनी पड़ती है, मॉडर्नाइज करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते, और उसी तरह हम चीज़ों को जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे नहीं बनाते, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी चीज़ें सेल नहीं होती, तो अर्निंग और रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अपनी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो मैनिपुलेशन करते हैं, प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करते हैं, और जिसकी वजह से डिविडेंड जो है कैपिटल में से पे करना पड़ता है। ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी जो है कई बार क्या होता है कि उसको मैनेजमेंट के लिए, उसको बचाने के लिए क्या होता है कि उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ता है या उसकी रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है। और उसी तरह शेयर होल्डर के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होता है कि देखो जो ओवर कैपिटलाइज कंपनी है वो नॉर्मल रिटर्न भी जो है शेयर होल्डर को नहीं पे कर पाती, शेयर की वैल्यू जो है गिरनी शुरू हो जाती है, और जो ओवर कैपिटलाइज के जो शेयर होते हैं वो भी कंपनी जो है जो बैंक्स होते हैं उनको अपने पास सिक्योरिटी के रूप में नहीं देते या उनकी वैल्यू कम लगाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो बेसिकली जो प्राइसेस ऑफ द शेयर होते हैं वो अनस्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि इन शेयर के अंदर क्या होता है कि स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, तो मॉल प्रैक्टिसेस से क्या होता है कि शेयर होल्डर को नुकसान होता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कैपिटल करती है, लॉसेस को राइट ऑफ करती है, तो जिससे शेयर की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसी तरह इस सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखो लॉस टू कंज्यूमर, यहाँ पे बेसिकली जो कंज्यूमर है उसको लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा देना पड़ता है, वेजेस रिड्यूस हो जाती है, रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे बेसिकली जो है शेयर की गैम्बलिंग जो है बढ़ जाती है, और ओवर कैपिटलाइजेशन से लॉसेस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लोगों को जो है जॉब से निकाला जाता है, वेज रेट कम हो जाता है, लेबर की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, तो इकोनॉमी के अंदर जो है रिसेशन की प्रवृत्तियाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो व्हाट आर दी रेमेडीज़ के अंदर देखो क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट इफेक्टिव होनी चाहिए, अर्निंग कैपेसिटी को वो कोशिश करे, और उसी तरह क्या है कि जो पैसा है उसको सोच समझ के खर्च करे, और जो प्रेफरेंस शेयर है जिसके ऊपर हाई रेट ऑफ डिविडेंड है तो उसको कोशिश करे कि रिटेन अर्निंग के अंदर से रिडीम कर दिया जाए। और उसी तरह क्या है जैसे डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, हाई रेट्स पे हमें लिए हुए हैं, उनको भी हमें धीरे धीरे करके पे कर देना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो इक्विटी बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन जो है करनी चाहिए। जैसे कई बार देखो क्या होता है कि शेयर होल्डर अपोज भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या है कि हमें शेयर होल्डर को समझाना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन से क्या है कि जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ किया जाएगा, और कंपनी की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। नाउ वी आर डन विद दी ओवर कैपिटलाइजेशन, नाउ वी विल डू अंडर कैपिटलाइजेशन। So what is the meaning of undercapitalization? A company is said to be undercapitalized when it's earning a high rate of profit as compared to the other companies.
देखो अंडर कैपिटलाइज का अर्थ होता है कि जब कंपनी को दूसरी कंपनी के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द एसेट जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन, जितना पैसा हमने रेज किया है उससे ज़्यादा हमारे एसेट की वैल्यू है। जैसे कैपिटलाइजेशन जो है 30 लाख है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है 20% है, बट कंपनी को जो नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा मिल रहा है, दैट इज 35%। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन जो है दैट इज द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन तब अगर करता है जब कंपनी की जो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन होती है लोअर देन दी प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, कि जो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन है वो कम है जितनी होनी चाहिए, और जितनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो है हमें और कैपिटल चाहिए, पर ये लोअर है उससे। रियल वैल्यू जो है दैट इज मोर देन दी बुक वैल्यू, प्रॉफिट हाई है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा है। ओवर कैपिटलाइजेशन में इससे उल्ट होता है। एक कंपनी में भी अंडर कैपिटलाइज व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इट इज मेकिंग ऑन द टोटल कैपिटल is exceptionally high in relation to the return enjoyed by the similarly situated company in the same industry, or when it has too little capital within to conduct the business, जब इसके शेयर की वैल्यू जो है ज़्यादा है और जब इसको प्रॉफिट जो है एज कम्पेयर टू अदर जो सिमिलर इसकी जैसी हैं उनसे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके बेसिकली कॉजेज क्या हैं, देखो यहाँ पे जो है कॉजेज जो हैं इसके कई बार ये भी होता है कि जब हमने कंपनी को सेटअप करते हैं तो यहाँ पे हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो है बेसिकली अंडर एस्टिमेशन की है। तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैपिटल जो है अंडर एस्टिमेटेड है तो लेटर स्टेज के अंदर हमें इनएडिक्वेसी हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंपनी है वो डेट का इंतज़ाम कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि जो एसेट्स हैं वो हमने लो रेट पे परचेज की हुई हैं, और जो कंपनी है उसके पास सीक्रेट रिजर्व है जिसकी वो लो रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, तो काफ़ी सारा कंपनी ने जो है प्रॉफिट जो है रिजर्व की फॉर्म में रखा हुआ है। और उसी तरह कंपनी जो है अंडर एस्टिमेट करती है जिसकी वजह से क्या है कि फ्यूचर के अंदर इनसफिशेंटी हो सकती है। और उसी तरह क्या है कि जब प्रमोशन के टाइम पे जब कंपनी सेटअप करती है तो उस वक्त भी क्या होता है कि वो अपनी अर्निंग जो है उसको अंडर एस्टिमेट करती है। और ये जो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है ये जब हम बिजनेस को सेटअप करते हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन, और जब हम लो रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। और उसी तरह क्या है कि ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हो, और कई बार जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो शेयर कैपिटल जो है कम रेज करते हैं, और वो बेसिकली जो है शेयर कैपिटल के साथ जो है डेट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन, देखो यहाँ पे जो शेयर होल्डर के ऊपर जो इम्पैक्ट है, देखो यहाँ पे बेसिकली जो है प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर भी ऊपर जाएगी, और फाइनेंशियल रेपुटेशन भी इंक्रीज होएगी, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो रेगुलर डिविडेंड भी एक्सपेक्ट करेंगे। और उसी तरह देखो जो कंपनी के ऊपर है तो यहाँ पे फाइनेंशियल रेपुटेशन इंक्रीज होएगी, कंपनी के पास सीक्रेट रिजर्व होंगे, और जिसकी वजह से मोर कंपटीशन होगा, वर्कर ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे, कस्टमर्स को भी लगेगा कि हमें ज़्यादा प्राइस चार्ज की जा रही है, और टैक्सेस भी गवर्नमेंट जो है इंक्रीज कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे शेयर की प्राइसेस ज़्यादा हैं और अर्निंग भी ज़्यादा है, तो अनहेल्दी स्पेकुलेशन हो सकती है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे बेसिकली जो सोसाइटी है उसको लगेगा कि हमें ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज की जा रही है, हमें उतना नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीक्रेट रिजर्व जो है ज़्यादा मेंटेन करती है और लोअर टैक्स जो है पे करती है, तो ये सोसाइटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी रेमेडीज़। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर अंडर कैपिटलाइजेशन जो है इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल है तो यहाँ पे हमें फ्रेश शेयर इशू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट्स को हमें रिडीम कर देना चाहिए, तो वहाँ पे फ्रेश इशू करके उसकी रिडम्पशन कर देनी चाहिए। और उसी तरह अगर कंपनी जो है जो अकोमोलेटेड इसके पास सीक्रेट रिजर्व है तो उसको कैपिटलाइज करके बोनस शेयर इशू कर देने चाहिए जो फ्री शेयर दिए जाते हैं। और उसी तरह पार वैल्यू जो है इन्हांस कर लेनी चाहिए। और इसके अंदर क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको लार्ज नंबर ऑफ शेयर के अंदर जो है स्प्लिट कर सकती है, जिससे शेयर की वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन को ख़राब नहीं करती। नाउ वी विल कंपेयर ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर देखो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर हाई अर्निंग पावर होती है, और जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन लेस डिफिकल्ट है।
और जो ओवर कैपिटलाइजेशन है ये स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट करती है, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन ज़्यादा पाई जाती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये एक फर्म जो है, देखो यहाँ पे फिक्स एसेट जो है 14 लैक्स है, करंट एसेट जो है 13 लैक्स है, शेयर कैपिटल 12 लाख है और डेट जो है 5 लाख है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारी फिक्स एसेट फिक्स्ड कैपिटल है वो 17 लाख है, फिक्स एसेट जो है हमारी 14 लैक्स है। तो यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन जो है 3 लैक्स का है। अंडर कैपिटलाइजेशन के अंदर देखो यहाँ पे हमारे फिक्स एसेट 19 लैक्स के हैं, करंट एसेट 8 लाख के हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल 12 लाख की है और डेट जो है 5 लाख का है। तो टोटल यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल है वो 17 लाख की है और फिक्स एसेट की वैल्यू ज़्यादा है 19 लाख। तो अंडर कैपिटलाइजेशन जो है 2 लाख से है। और उसी तरह क्या है कि उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है दैट इज़ फिनिश। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शशि अग्रवाल।